बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी ने सेलर भर्ती की अनाउंसमेंट की है और इस दफ़ा ये जो सेलर का बैच होगा ये बहुत बड़ा बैच होगा और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट होंगे। आज की ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट आई है और उनकी अहलियत की शराइत क्या है, यानी उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। दूसरा, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि सेलर की जो भर्ती होती है वो होती किस तरीके से है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि सर हमने करना क्या है। हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान नेवी में भर्ती तो हो जाए, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या तरीक़ाकार होता है, पहले क्या चीज़ होती है, उसके बाद क्या मराहल होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर ये भी आपके साथ मैं क्लियर करूँगा। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ज़रूरी कागजात कौन से हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो अप्लाई तो कर लेते हैं, टेस्ट वाले दिन सेंटर भी चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई एक कागज़ ऐसा होता है जो होता तो बहुत ज़रूरी है लेकिन वो अपने साथ नहीं लेकर आए होते, जिसकी वजह से उनका टेस्ट नहीं हो पाता, तो सेंटर वाले उनको वापस भेज देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसको भी आपने लाजमी तौर पर देखना है। और इन सारे पॉइंटों से बढ़कर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करें। देखिए, आपने अप्लाई कर ली, ठीक है, आपकी शराइत पूरी है, आपने अपना तरीक़ाकार भी सीख लिया, आपकी अप्लाई भी हो गई, आपके साथ कागजात भी पूरे हैं, लेकिन अगर आपने रिटन टेस्ट की तैयारी नहीं की और आपको नहीं पता कि रिटन टेस्ट होता किस तरीके से है, क्या क्या यानी कि होता है, ठीक है, किन चीज़ों की मैंने तैयारी करनी है, तो फिर भी आपके लिए सबसे बड़ा मसला होगा, क्योंकि आप टेस्ट में ही फेल हो जाएंगे। तो फिर आपका जो नेवी का जो भर्ती होने का ख्वाब है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपको पता है कि मैं वीडियो ऐसी बनाता हूं कि होती तो लंबी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव लाजमी होती है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह ये वीडियो जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और नेवी के हवाले से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके। पहले हम पोस्टों पर आते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें आई हैं। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास ये एडवर्टाइजमेंट हाथ में आया होगा, मोबाइल में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले है टेक्निकल। दोस्तों, अगर आपने अप्लाई करना है ना तो टेक्निकल में लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अगर किसी वजह से आपके नंबर कम हैं तो आप किसी और ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश क्या करें कि टेक्निकल में अप्लाई करें क्योंकि सेलर में सबसे बेस्ट कैटेगरी जो है वो टेक्निकल की है। टेक्निकल के अंदर भी मज़ीद 8 से 12 ब्रांचेज हैं, ठीक है। टेक्निकल बजाते खुद एक अलग सी कोई ब्रांच नहीं है, ये कई ब्रांचों का एक नाम है। तो इसमें क्या है कि भाई 65% साइंस के साथ 16 से 20 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, 5 फुट 4 इंच कद है और गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये जो भर्ती आई है ये भर्ती बड़ी भर्ती होगी, बड़ा बैच होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे और इसमें लकीली खुशकिस्मती से फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की भी जॉब आई है। ये हर 3 साढ़े 3 साल बाद इसकी भी एक बैच आता है, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल्स है वो भी अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने मैट्रिक बायो के साथ किया हो और 65% जो 16 से 20 साल उनकी उम्र हो। कद यहाँ पर सबसे बड़ा इनको रियायत मिलता है कि 4 फुट 8 इंच कद के साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते और ये सबसे यानी कि बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा कंसेशन है जो पाकिस्तान नेवी प्रोवाइड करती है। गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और ब्रांच है नेवल पुलिस रेगुलेटिंग पुलिस। दोस्तों, ये जो नेवल पुलिस होते हैं ना, ये पाकिस्तान नेवी के अंदर प्रोटोकॉल को मेंटेन रखते हैं, सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हैं और ये सिक्योरिटी करते हैं उनके जो एरियाज़ है, उनके जो ऑफिसेज हैं या उनके जो क्वार्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है, कोई भर्ती दफ्तर होगा, ये वहाँ पर आपने देखा होगा कि गेट पर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। तो ये मेंटेन रखते हैं पाकिस्तान नेवी के जो रूल्स हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखें इनमें अगर आपने अप्लाई करना है तो साइंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हो और आर्ट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। 60% यहाँ पर रिक्वायर्ड है, 20 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कद थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 5 फुट 7 इंच कद चाहिए और गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई करेंगे। मेरीन भी बहुत ही अच्छी जो है ब्रांच है। इसमें क्या है कि भाई
थोड़ा सा कद ज़्यादा चाहिए होता है और साथ ही साथ में ये पोस्ट टफ भी है। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग सेलर के मुकाबले में ज़्यादा टफ होती है और इसकी ट्रेनिंग चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि ये बेसिक ट्रेनिंग कर लेते हैं तो बस आगे इनके मज़े होते हैं। ठीक है, टेक्निकल का एक दफ़ा जब ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आगे मज़ीद इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेड ट्रेनिंग होती है लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं होती जिसमें इनको बार बार भाग दौड़ करना पड़ता है। लेकिन मरीन की फिर भी होती रहती है। और लेकिन एक बात है कि इनकी फिर अलाउंसेस भी ज़्यादा हैं, इनकी फिर काफ़ी सारी ऐसे मौके हैं कि इसमें ये जो है ना टेक्निकल को क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कि ये यानी कि कमांडोज भी बन जाते हैं और जब ये कमांडोज बन जाते हैं तो इनको इनकी सैलरी और भी बढ़ जाती है, इनके अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं और इनको फिर डिपुटेशन के लिए बाहर भी इनको जो है ना ज़्यादातर भेजा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक साइंस के साथ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। 60% हो, 17 साल कम से कम आपकी एज हो और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल हो। ठीक है, अगर आपकी 17 साल से एज कम है तो आप अप्लाई इस पर नहीं कर सकते, या फिर अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 5 फुट 6 इंच कद यहाँ पर आपका चाहिए, इससे कम होगा तो आपको अनफिट कर देंगे। यहाँ पर कद में किसी किस्म की रियायत किसी को भी नहीं दी जाती। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखी है कि बिनाई 6x6 हो। ठीक है, 6x6 हो। बिनाई कहते हैं नज़र को। ठीक है, तो ये एक नज़र का फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आपका जो मेडिकल होगा उसमें जो ना आपकी नज़र चेक होती है। और बेसिकली ये जो ऐनक लगाते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एडवांस में लिख दिया है कि जो लोग ऐनक लगाते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐनक के बगैर उनकी जो नज़र है वो 6x6 है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐनक के साथ अगर जो है ना ऐनक के बगैर उनकी नज़र कमज़ोर है कुछ पॉइंट्स तक तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। गैर शादीशुदा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर है जी एक JCO की पोस्ट। ठीक है, ये नायब खतीब की पोस्ट है, ये सीधा जो है ना चीफ टेक्नीशियन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई मैट्रिक आपने किया हो और साथ ही साथ में आपने किसी भी मदरसा से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मंजूर शुदा मदरसा हो वहाँ से आपने इल्म का जो कोर्स होता है 7 साल 8 साल कोर्स होता है। ठीक है, वो आपने किया हो और आपकी जो उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा ना हो, 5 फुट 4 इंच कम से कम कद हो आपका, और यहाँ पर शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और पोस्ट है शेफ स्टेवर्ड। इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 50% के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 20 साल आपकी उम्र हो, 5 फुट 4 इंच कद हो आपका, और यहाँ पर भी गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा फिर हमारे पास एक म्यूजिशियन पोस्ट आ जाती है पाकिस्तान नेवी के अंदर। ये भी एक प्रॉपर ब्रांच है और ये भी जो है ना आपको पता है कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक साइंस आर्ट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 16 से 20 साल, 5 फुट 7 इंच कद आपका यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर कद ज़्यादा मांगा जाता है और गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई करेंगे। फिर है जी MT ड्राइवर। ठीक है, ये पाकिस्तान नेवी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो सप्लाई होती है, उनको यानी कि उनमें काम करते हैं और ये बेसिकली ड्राइवर ही होते हैं। तो मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों में दोनों अगर आपने किए हो, ठीक है, मिसाल साइंस किया हो या आर्ट्स किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास मोटर कार का या जीप का, ठीक है, लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर यहाँ पर अप्लाई करने में मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है, 18 से 24 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच कद आपका हो। शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं और गैर शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है सैनिटरी वर्कर, मिडिल पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल तक उनकी उम्र हो, 5 फुट 4 इंच कम से कम कद हो, गैर शादीशुदा हो। फिर एक और ब्रांच है, बहुत ही अच्छी ब्रांच है, ये है PT ब्रांच। अब देखें ये PT ब्रांच क्या होती है। पाकिस्तान नेवी के अंदर जो पाकिस्तान नेवी के पर्सनल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेलर होते हैं, जो अफसर होते हैं या जो कैडेट्स होते हैं, उनकी जो है ना फिज़िकल ट्रेनिंग भी जो कराते हैं वो बाकायदा एक ब्रांच के लोग होते हैं। तो उस ब्रांच को PT ब्रांच कहते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग ब्रांच। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो है ना स्पोर्ट्स में वो कराते हैं, इनकी फिटनेस कराते हैं, PT कराते हैं इनसे, और इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराते हैं, इनसे टेस्ट लेते हैं दौड़ शोर का, स्विमिंग वगैरह का। तो वो ये ब्रांच वाले लोग होते हैं, ये संभालते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनके लिए भी अलग अलग से भर्ती आती है। इसमें मैट्रिक साइंस और आर्ट्स 60% के साथ जिन्होंने किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कोई यानी कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है स्कूल लेवल का, ठीक है, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, बॉक्सिंग में हो, या किसी और जो ना स्पोर्ट्स में हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लाजमी हो आपके पास। ठीक है, 16 से 20 साल तक यहाँ पर आपका जो है ना आपकी उम्र होनी चाहिए, और कद यहाँ पर 6.5 इंच मांगा गया है, 5 फुट 6.5 इंच
मांगा गया है, यानी कि बिल्कुल 6 इंच ना हो, उससे ज़्यादा हो, और 7 इंच से भले थोड़ा सा कम हो, ठीक है। 6 इंच से ज़्यादा हो, 7 हो, 8 हो तो चल जाएगा, लेकिन 6.5 से कम ना हो। और इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप गैर शादीशुदा होना चाहिए, शादीशुदा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सेलर की भी जो ना वैकेंसी आई थी मैट्रिक बेस पर। अब मैं आपके साथ जो डायरेक्ट एंट्री आईटी ब्रांच की जो वैकेंसी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी बेसिकली पाकिस्तान नेवी के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या है कि भाई लेवल 1 जो है, इसमें क्या है कि भाई 65% मैट्रिक साइंस में आपने किया हो, और साथ में डी जो है या आपने CIT में किया हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हो, या कंप्यूटर साइंस में किया हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हो, और 50% के साथ डी आपने यानी कि पास किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि भाई शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम कद यहाँ पर तीनों यानी कि लेवल के लिए 5 फुट 4 इंच कद चाहिए होता है। और इस पहले लेवल के लिए जो उम्र की हद है वो है 18 से 22 साल तक। दूसरे में 22 से 23 साल तक की हद है। यहाँ पर क्या है कि भाई लेवल 2 है, इसमें 5 साल का तजर्बा भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 साल का तजर्बा भी रिक्वायर्ड होता है। तालीम जो है, बाकी जो तालीम है वही ऊपर वाली है, ठीक है, लेकिन बस 5 साल का तजर्बा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आप 22 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा लेवल 4 जो है, इसमें क्या है कि भाई आपने बीटेक किया हो, ठीक है, बीटेक किया हो, या 2.5 CGPA के साथ आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के साथ आपने BS किया हो, ठीक है, तो फिर आप 32 साल तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच कद यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये IT ब्रांच के लिए, ये IT बहुत अच्छी ब्रांच है, रेगुलर ब्रांच है, यूनिफॉर्म पोस्ट है इसकी। तो इसमें लाजमी तौर पर अगर आप एलिजिबल हैं या कोई जानने वाला एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये है वो चीज़ें जो अगर आप भर्ती हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो पाकिस्तान नेवी की जानिब से आपको फराहम की जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें यह है कि देखिए, आपका जो जब भर्ती हो जाते हैं ना, तो आप जहाज़ में और रेलगाड़ी में आपको वोचर मिलता है। फिर वोचर 50% डिस्काउंट के साथ आपको, यानी कि फिर किराया आपसे लेते हैं, ठीक है। मिसाल का अगर जहाज़ का किराया है 20,000 रुपये, तो आपको 10,000 पे करना होता है, यानी कि 50% नेवी की तरफ से पे होगा, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर सबमरीन, जो सबमरीन ब्रांच के होते हैं, जो नेवी SSG में जाते हैं, और जो एविएशन में ब्रांच के होते हैं, उनके लिए इजाफी अलाउंस भी होता है और राशन भी उनको दिया जाता है, क्योंकि वो उनका काम थोड़ा सा टफ भी है, और वो स्पेशल यानी कि ब्रांचेस में आते हैं, VIP ब्रांचेस में आते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि राशन भी मिलता है और अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन की तरफ से आपको जॉब्स के यानी कि मौके अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती है, और आपके भी यानी कि वालिदैन का और आपके बीवी बच्चों का इलाज भी नेवी और जो CMH होते हैं वहाँ पर फ्री होता है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसके अलावा जो टेक्निकल के लोग होते हैं, टेक्निकल ब्रांच में जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पर कोर्सेज करते हैं, डिपुटेशन करते हैं, और जो है ना यानी कि अच्छी रकम भी वहाँ पर उनको कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये है वो सहूलियात जो अगर आप भर्ती हो गए तो आपको मिल जाएंगी। शुरू में जो मैंने पहली पोस्ट आपको दिखाई थी, उसमें मैंने 4 जिन चीज़ें आपको दिखाई थी कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला, पोस्ट और उसकी शराइत, वो तो हमने कवर कर ली, ठीक है। उसके साथ नीचे दूसरे नंबर पर लिखा था कि पाकिस्तान नेवी का जो सिलेक्शन का तरीकाकार है वो क्या है, वो इंशाल्लाह अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान नेवी की भर्ती किस तरह होती है, ये इसको आपने यानी कि सीखना है, ठीक है, समझना है। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई कहाँ करना है आपने, ये तो आपको पता होगा कि नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर अप्लाई होता है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, अप्लाई के बाद क्या होगा, अप्लाई के बाद आपकी जो स्लिप जनरेट होती है पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, उस स्लिप को आपने प्रिंट करना है, कलर प्रिंट करना है। फिर उसके बाद आप उस स्लिप पर आपका टेस्ट डेट लिखा होगा और सेंटर भी लिखा होगा। सेंटर और डेट, ये दोनों चीज़ें आपने खुद अपनी पसंद की चूज़ की होगी। तो फिर आपका सबसे पहले होगा जी रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट को बेसिकली टेस्ट कहा जाता है, और टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पर आपका होगा सबसे पहले रिटन टेस्ट। फिर अगर आप रिटन टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर कहानी इधर ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कहानी इधर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टेस्ट पास कर लिए, फिर आपने वेट करना होगा शॉर्ट लिस्टिंग का।
अब शॉर्ट लिस्टिंग क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग ये है कि भाई पाकिस्तान नेवी ने अपना एक फार्मूला लगाया हुआ है कि जो बंदे टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो कम से कम इतने नंबरों के साथ अगर पास किया होगा तो उनको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अगर इतने नंबरों से कम नंबरों के साथ पास किया होगा तो उनको हम शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हम मैट्रिक की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास के अंदर जो अच्छे स्टूडेंट है उनको उनमें से 10 स्टूडेंट को आप जो है ना यानी कि साइड पे कर दें, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे कि भाई आपकी क्लास के जो वो स्टूडेंट जिन्होंने 70% से अबव मार्क्स लिए हैं या 80% से अबव मार्क्स लिए हैं, आप उनको साइड पे कर देंगे और कह देंगे कि ये हमारे क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स है। तो इसी तरीके से शॉर्टलिस्टिंग बेस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं, बेस्ट स्टूडेंट जो होते हैं जिन्होंने टॉप स्कोर किया होता है, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टलिस्टिंग के बाद अगर आप नॉट शॉर्टलिस्टेड हुए तो कहानी आपकी इधर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो फिर आपका होगा जी फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपको पता है कि रनिंग होती है, दौड़ शोर होता है, पुशअप सेटअप्स होता है, ठीक है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको उसमें गाइड करूंगा कि आपने इसकी तैयारी कैसी करनी है। फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट के बाद अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए किसी भी टेस्ट में, चाहे दौड़ में हो, चाहे पुशअप में हो, चाहे आप चिनअप्स में फेल हो गए, ठीक है, तो फिर कहानी आपकी इधर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सारे टेस्ट पास कर जाते हैं फिर आपका होगा जी ई-पैट टेस्ट। ई-पैट टेस्ट ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है और इंतहाई इजी होता है, ठीक है। इंशाल्लाह इस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं और एक ही वीडियो में आपको इंशाल्लाह सारा समझ में आ जाएगा और किस तरीके से आपने करना है, तो आप इसको आसानी के साथ कवर कर पाएंगे। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और ये लाजमी होता है, ठीक है। इसकी बुनियाद पर बड़ी सिलेक्शन इसकी बुनियाद पर भी होती है, यानी कि बड़ा रोल होता है। इसके अलावा फिर आपका होता है इनिशियल इंटरव्यू, फिर इसके साथ साथ होता है साइक इंटरव्यू। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइक और एक होता है इनिशियल इंटरव्यू। तो ये दोनों चीज़ें किसी किसी सेंटर पे एक ही बंदा लेता है, किसी किसी सेंटर पे अलग अलग होता है। तो ये इन चीज़ों में जो है ना यानी कि रद्द-बदल होती हैं। किसी जगह पर पहले ये चीज़ होती है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट बाद में होता है। किसी जगह पर पहले पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई यही होगा, ठीक है। ये हर सेंटर की अपनी मर्जी होती है। तो आपने इसको जो है ना आपका फिर ये होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर आप फेल हो गए तो कहानी आपकी इधर ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने पास कर लिया तो फिर आपका होगा जी मेडिकल। फिर इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल के बाद अगर आप मेडिकल में फेल हो गए, फेल का मतलब ये हो कि अनफिट हो गए, ठीक है, तो आपकी कहानी इधर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इनिशियल मेडिकल में पास हो गए, ठीक है, हर सारी चीज़ें आपने फिट कर दी, तो फिर आपने वेट करना होगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। फिर चंद हफ्ते बाद आपको फाइनल इंटरव्यू का मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना है और उसके बाद फिर आपने दोबारा से वेट करना है शॉर्ट लिस्टिंग का। उसके बाद अगर आपका जो ओवरऑल स्कोर है, ठीक है, ओवरऑल स्कोर क्या मतलब अप्लाई से लेकर फाइनल इंटरव्यू तक जितने भी आपने टेस्ट दिए, जितनी भी आपने चीज़ें की, ठीक है, तो उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा बना तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और शॉर्टलिस्ट हो गए तो उसका मतलब ये है कि आप सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गए का मतलब ये है कि बस फिर आप भर्ती हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेरिट लो बना या फिर आपका किसी टेस्ट में आप फेल हो गए, ठीक है, मिसाल के तौर पर ई-पैट आपका अच्छा नहीं हुआ या इंटरव्यू आपकी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो फिर आपको क्या करेंगे, नॉट सेलेक्टेड करेंगे। जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करेंगे, फिर आप सेंटर जाएंगे, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो आप करेंगे और उसके बाद फिर आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा और फिर आप PNSA मालिया रिपोर्ट करेंगे, जहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी होगी, ठीक है। 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर आप पास आउट होते हैं और फिर आपको पाकिस्तान नेवी की जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें से एक यूनिट आपको मिलेगी और वहाँ पर आप जाएंगे और अपनी सर्विस को यानी कि मज़ीद जारी रखेंगे। तो ये है पाकिस्तान नेवी में जो सेलर का सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये मैंने आपको गाइड कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा स्टेप था वो था जी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास ना हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट में अगर कमी हुई ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगा। अब सबसे पहले चीज़ क्या है, वो है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है, ठीक है। फिर दूसरा है जी जुवेनाइल कार्ड। अब जुवेनाइल कार्ड क्या होता है? जुवेनाइल कार्ड वो होता है जब आप 18 साल के यानी कि से कम हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर 16 साल के हो, 16.5 साल के हो, 17.5 साल के हो, तो आप ये जुवेनाइल कार्ड बनाएंगे, जुवेनाइल स्मार्ट कार्ड बनाएंगे और ये बन जाता है नादरा से, ठीक है। आप वहाँ जाना होगा और ये अगर आपके पास ये ना हो तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर मेरी उम्र 18 साल पूरी हो गई है,
और मैंने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई भी कर लिया है, लेकिन शनाख्ती कार्ड आने में 1 महीना लग जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो उस सूरत पे फिर आपने क्या करना है, आपने टोकन पर यानी कि टेस्ट देने चले जाना है। टोकन पर आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है, टोकन पर आपको अलाउ कर देते हैं। तो ये वो टोकन होता है जो आपने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया होता है और नादर की तरफ से आपको मिलता है। तो इस टोकन पर भी आपको टेस्ट के लिए बिठा देंगे। अच्छा, इसके अलावा बे फॉर्म जो है ना, बे फॉर्म पे पहले हुआ करता था, अब नहीं होता, ठीक है। अब आपने ये जो स्मार्ट कार्ड है ये लाजिम बनाना है। अच्छा, रोल नंबर स्लिप है जो पाकिस्तान नेवी में जो वेबसाइट है वहाँ पर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जो रोल नंबर स्लिप जनरेट होती है वो आपने प्रिंट करनी है, लेकिन कलर के साथ। ये बात याद रखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलती कर लेते हैं और फिर सेंटर वाले कहते हैं, उनको क्या करते हैं, अच्छा खासा मज़ीद जलील कर लेते हैं, क्यों? ये कहते हैं कि भाई जाके कलर प्रिंट कर लो, ठीक है। तो इस वजह से मैं पहले ही आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई कलर प्रिंट करके जाना, ब्लैक एंड वाइट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होती। इसके अलावा 4 तस्वीरें भी लेकर जानी है, ठीक है। और ये वो तस्वीर हो जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो अपलोड की थी वही तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक ओरिजिनल मार्कशीट ये साथ में लेकर जाना है, ओरिजिनल हो। मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, फोटोकॉपी, किसी फोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पसंद में आके कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब्बा की फ़ोटोकॉपी, मेरे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मैं उससे कहता हूँ भाई फ़ोटोकॉपी मांगी ही नहीं उन्होंने, तो क्यों लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्कूल का एक सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये करेक्टर सर्टिफिकेट हर सेंटर में नहीं मांगते, कुछ सेंटर है ऐसे जहाँ पर आपको कहते हैं कि भाई इस करेक्टर सर्टिफिकेट भी ले आओ। तो जो कुछ यानी कि ऐसे काम वाले होते हैं, जो बेटे होते हैं, जो वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो कभी कभार ये भी मांग लेते हैं, और जब आपके पास ये न हो तो वो आपको कहते हैं कि जाके ये भी ले आओ और कल आ जाना। तो इसमें होता कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगले दिन भी आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन ये कि ख्वारी हो जाती है, ठीक है। तो ख्वारी से बचने के लिए आपके पास ये चीज़ पहले से हो तो अच्छा होगा। इसके अलावा मैट्रिक का सनद, सनद क्या होता है भाई? जब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, हमारा जिस साल रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके 2 या 2.5 साल बाद हमारा एक और सनद भी आता है बोर्ड की तरफ से। तो ये सनद भी अगर आपके पास है तो आपने साथ में लेकर जाना है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 100 रुपये की फ़ीस वहाँ पर जब आप वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ आपसे जमा करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और सरकारी इदारे से आपने नेवी में अप्लाई करना है तो आपके पास NOC होना चाहिए, NOC के बगैर आपको अलाउ नहीं करेंगे। कुछ और डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में एक पे डॉक्यूमेंट्स ये भी है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो। अब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किन को चाहिए? जिन्होंने IT ब्रांच में अप्लाई करना हो। मैंने आपके साथ कहा ना कि IT के जो दूसरा लेवल था उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो। अच्छा, DA सर्टिफिकेट ओरिजिनल। अब जिन्होंने DA बेस पर अप्लाई करना है तो भाई DA की जो डिग्री के कागज़ है वो भी आपके पास हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, वैसे तो नहीं हो पाएगा। जो लोग MTD ब्रांच में अप्लाई करेंगे ड्राइवर पोस्ट के लिए तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस या तो LTV हो या HTV हो, लेकिन हो एक्टिव, ठीक है। एक्टिव हो का क्या मतलब है कि एक्सपायर ना हुआ हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वार्ड सर्टिफिकेट। वार्ड सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आपके अब्बा पाकिस्तान नेवी के अंदर ऑफिसर हैं, सेलर हैं या सिविलियन हैं तो फिर आप वार्ड सर्टिफिकेट बनाएं अपने अब्बा के जो यूनिट है वहाँ से, ठीक है। और ये साथ में लेकर जाएं, इससे आपको नंबर में भी, अगर आपके नंबर कम है तो आपके 5% आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है फिर, ठीक है, यानी कंसेशन मिल जाती है। और अगर आपके अब्बा नेवी से रिटायर्ड हैं, चीफ रिटायर्ड हैं या सेलर रिटायर्ड हैं या ऑफिसर रिटायर्ड हैं तो डिस्चार्ज बुक आप अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। उसकी जो कॉपी होती है या ओरिजिनल वो लाजमी तौर पर अपने साथ लेकर जाएं ताकि वहाँ पर आपको पहचान सके। डोमिसाइल लाजमी तौर पर ये ओरिजिनल लेकर जाना है। पूरे पाकिस्तान में बग़ैर डोमिसाइल के आप अप्लाई किसी भी इदारे में नहीं कर सकते। और आज़ाद कश्मीर वालों के लिए जो है ना PRC भी काफ़ी जगह पर मांगा जाता है, तो PRC भी आज़ाद कश्मीर वाले रखें। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट या डेथ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं शहीद के, और ये शहीद कौन से? जो पाकिस्तान नेवी के हो, ठीक है, पुलिस के नहीं, आर्मी के नहीं, एयरफोर्स के नहीं, जो नेवी में सर्विस कर रहे हो, नेवी कमांडोज में थे या नेवी में थे और किसी ऑपरेशन में शहीद हो गए या किसी हादसे में शहीद हो गए या वैसे ही जो है ना पाकिस्तान नेवी के अंदर सर्विस करते करते उनको यानी कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए, ठीक है, तो वो शहीद हो गए, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लेकर जाएं। तो ये है वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेकर जाने हैं। इस बेस पर इसके में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके बगैर आपको टेस्ट के लिए अलाउ
नहीं करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब एक और पॉइंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटन टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। देखिए, आपका जो टेस्ट होगा ना, उसमें सबसे पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का। अब इंटेलिजेंस में दो चीज़ें हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। ये है आपके नॉन वर्बल, ठीक है, और ये है आपके वर्बल। बस इन टॉपिक्स को आपने समझना है। कहाँ से समझना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको मखसूस चैनल का नाम बता दूँ या मखसूस किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम बता दूँ, तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो मैंने सोचा कि आप पर ही छोड़ देता हूँ, आप जहाँ से मर्जी इसको सीखें, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, ठीक है। और इन चीज़ों को आपने सीखना है। जो नेवी का टेस्ट होता है उसमें ज़्यादातर जो आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, इससे बाहर के नहीं आते। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, मज़ीद टॉपिक्स को सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी लिख के देने को भी तैयार हूँ। तो एक ये चीज़ होती है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या चीज़ आपने करना है। अच्छा, एक तो इंटेलिजेंस का आपने कर लिया। इंटेलिजेंस के बाद आपका दूसरा टेस्ट होता है एकेडमिक का। एकेडमिक के अंदर आपका इंग्लिश होता है, फिर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं तीनों, ठीक है। और इसकी जगह बायोलॉजी भी होता है। बायोलॉजी सिर्फ जो फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन वाले हैं उनके लिए। और फिर पाकिस्तान स्टडी, GK, CA, करंट अफेयर, इस्लामियात, ये। अब इंग्लिश में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने हैं, टेंसेस सीखनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, साइनोनाइम एंटोनाइम और करेक्ट स्पेलिंग। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ लेते हैं तो आपका इंग्लिश में जो MCQs आएंगे ना, वो आपके इसी में से आएंगे, इन टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें क्या करना है, 9th और 10th क्लास की जो किताबें होती हैं वहाँ से आपने मेन टॉपिक्स को कवर करना है। यूनिट डिफिनीशन वगैरह, वैल्यू फार्मूलाज वगैरह, बेसिक न्यूमेरिक अगर हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ये आपने वहाँ से देखना है, वहाँ से उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये जो MCQs आते हैं कि फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, ये 9th और 10th क्लास के ही आते हैं, ठीक है। फिर है जी पाकिस्तान स्टडी, GK, करंट अफेयर, इस्लामियात। तो GK में आपने वर्ल्ड कैपिटल, वर्ल्ड करेंसीज, ठीक है, और वर्ल्ड के जितने भी टॉप इदारे हैं जैसे कि UN हो गया, जो है ना, इसके अलावा IMF हो गया, ठीक है, NATO हो गया, इनके जो हेडक्वार्टर हैं ये आपने देखना है। फिर वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये चीज़ें जो होती है, प्लेनेट, रिवर और कॉन्टिनेंट वगैरह, ये चीज़ें ये ज़्यादातर आती है, ठीक है। फिर मौजूदा पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिसाल में आपसे पूछूं कि भाई चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कौन है, आज़ाद कश्मीर का जो ना IG पुलिस कौन है, इस तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर इस्लामियात में कुरान के बारे में या हदीस के बारे में या इस्लामिक वार्स के बारे में या ऑब्लिगेशंस के बारे में, ठीक है। मिसाल के तौर पर नमाज कब फ़र्ज़ हुई, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, किस हिजरी को फ़र्ज़ हुआ, और या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उनके बारे में, या सहाबा के बारे में, या जो अनबिया हैं उनके बारे में जो है अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो निक नेम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा फिर पाकिस्तान का जो बेसिक बॉर्डर है और पाकिस्तान की जो बेसिक नॉलेज है, हमारे नेशनल फ्रूट और नेशनल एनिमल, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भी लाजमी तौर पर एक क्वेश्चन आता है। तो इन चीज़ों को आपने प्रिपेयर करना है। अगर आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया तो आपका इंटेलिजेंस भी पास है और आपका जो है एकेडमिक भी पास है। बस ये 2 टेस्ट आपने पास करने हैं और इसकी तैयारी आप जहाँ से मर्जी आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कहीं पर भी अपनी प्रमोशन नहीं करनी, ना किसी ख़ास एकेडमी की प्रमोशन करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ बना रहा हूँ, बिल्कुल जो है आपको इन्हीं के सिखाने वाले अंदाज में बना रहा हूँ, आपको आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब लग जाए, तैयारी करने में लग जाए ज़्यादा। बिल्कुल PDF पर जो ना, अगर आपके पास PDF है तो बिल्कुल PDF पर फोकस न करें, कुछ नोट्स खुद के रिटन नोट्स भी लिख करें, वो भी अच्छे होते हैं, उससे आपकी जो तैयारी होती है वो मजबूत होती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में लाजमी तौर पर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उस पर मैं जो रिटन टेस्ट होगा उसको मज़ीद खोल कर आपके सामने रखूँगा। इसमें कितने MCQs होते हैं और क्या हिसाब किताब होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपको अपलोड हो जाएगी।
और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेक्निकल पोस्ट के बारे में होगी कि टेक्निकल पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मज़ीद कौन सी ब्रांचेज़ हैं, कितने कितने ब्रांचेज़ में आप जा सकते हो और आपका फिर काम क्या होगा। इंशाल्लाह इस पर भी मेरी एक वीडियो आने वाली है। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी प्रिपरेशन इसी यूट्यूब चैनल से करवा सकूं। बाकी इंशाल्लाह वीडियोस में आपको गाइड करता जाऊंगा, आप फॉलो कर लें, अपनी तरफ से भी मेहनत करें। बाकी अल्लाह जो ना आपको कामयाब करे हर मैदान में। और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।